हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रिका लेक्चरर में। और आज इस वीडियो में यहाँ पर हम देखेंगे जेक 8वां बोर्ड। ठीक है, जेक 8वां बोर्ड फाइनल एग्जाम 2026 के लिए यहाँ पर साइंस में 50 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आज इस वीडियो में यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, ये मेरा यहाँ पर पार्ट 1 वीडियो हो गया। ठीक है, पार्ट 1। और इस तरह का 10-12 लगभग 10-12 वीडियो इस तरह का यहाँ पर हम लेकर आएंगे। ठीक है, जिसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे पूरे बुक से। ठीक है, पूरे किताब से यहाँ पर हम 50 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हम आज इस वीडियो में यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, और इस तरह का 10-12 पार्ट वीडियो होंगे और ऑल सब्जेक्ट का इस तरह से हम वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैथ का उसमें भी 50 क्वेश्चन रहेंगे एक वीडियो में, सोशल साइंस का उसमें भी 50 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश का, हिंदी का। ठीक है, अगर आप पूरा मेरा जो पार्ट 1 जिसे पार्ट 1 पार्ट 2 पूरा वीडियो अगर देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो फाइनल एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन जो है ना इससे बाहर नहीं रहेगा। ठीक है, आप आराम से A+ लाना है तो हमारा पूरा वीडियो आप शुरू से लास्ट तक देखिए। ठीक है, A+ आपका रखा हुआ है यहाँ पर। और हम चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बस चैप्टर वाइज। और इस तरह का वीडियो बस आप अगर मेरा पूरा देख लेते हैं तो आपका A+ यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, चैनल पर नए हो, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो। ठीक है, पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, कोशिकाओं का वह समूह जिसकी रचना, उद्गम तथा कार्य समान हो उसे क्या कहते हैं। देखो, कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा उत्तक, सिंपल सा है यहाँ पर, उत्तक कहते हैं। ठीक, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कोशिकीय जीव कौन सा है इसमें देखना है। तो अमीबा। अमीबा देखो, अमीबा बच्चों एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, बाकी यहाँ पर मक्खी हो गया है, केचुआ हो गया, तितली, ये बहुकोशिकीय जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजीव के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। तो कोशिका है, सेल है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, कोशिकाएं जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। ठीक है, यानी कोशिका, सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अधातु कौन सी है ये देखना है। तो सल्फर भी अधातु है, कार्बन भी है और ऑक्सीजन, इनमें से सभी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो धातु का उपयोग पटाखा में भी किया जाता है, पटाखों में भी, उर्वरक में भी, खाना बनाने के बर्तन में, इनमें सभी हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन है, कौन सी एकमात्र अधातु है जो विद्युत की सुचालक होती है। ठीक है, तो वो है यहाँ पर ग्रेफाइट हो जाएगा। ठीक है, एकमात्र अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, वो है ग्रेफाइट। और पेंसिल का जो लीड बनता है ना इसी का बना होता है। ठीक, ग्रेफाइट का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो नमक का भी उपयोग किया जाएगा, खाद्य तेल का भी और चीनी का, इनमें से सभी होंगे यहाँ पर। ठीक, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होंगे। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेग्यूम पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु उपस्थित होता है। तो आसान सवाल है ये, राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं। ठीक है, राइजोबियम जीवाणु फलीदार पौधों की जड़ ग्रंथियों में पाए जाते हैं और नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करते हैं। ठीक है, राइजोबियम नामक जीवाणु। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भिंडी की पित्त किस सूक्ष्मजीव से होता है। ये तो विषाणु होता है, इसे अंग्रेजी में वायरस बोलते हैं। ठीक है, ये विषाणु होता है। भिंडी की पित्त जो किस सूक्ष्मजीव से होता है, विषाणु से होता है। ठीक है, याद रखना। आगे नेक्स्ट, विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु को निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ये कहलाता है विद्युत लेपन। ठीक है, विद्युत लेपन कहते हैं। विद्युत का उपयोग करके किसी अन्य पदार्थ पर वांछित धातु को जमा करने की प्रक्रिया को ही विद्युत लेपन कहते हैं। अंग्रेजी में इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा घोल विद्युत का कुचालक होता है यहाँ देखना है। तो नींबू का रस तो विद्युत का सुचालक होता है,
नल का पानी भी यहाँ पर सुचालक होगा, सिरका भी सुचालक होगा, लेकिन आसुत जल जो होते हैं ना वो विद्युत का कुचालक होते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हम सही करेंगे। ठीक है, आसुत जल विद्युत का खराब चालक होता है क्योंकि इसमें विद्युत चालकता के लिए आवश्यक आयनों की कमी होती है। नींबू का रस, नल का पानी आयनों से युक्त होते हैं और सुचालक होते हैं यहाँ पर। ठीक, आसुत जल यहाँ पर सही आंसर होंगे। नेक्स्ट, विद्युत अपघटन का क्या उपयोग है? विद्युत अपघटन का जो उपयोग है इसमें है धातुओं के निष्कर्षण में, धातुओं के शुद्धिकरण में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, सभी हो जाएंगे। ठीक है, सभी यहाँ पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन जीवों के जनन की अलैंगिक विधि देखना है? यहाँ पर लैंगिक नहीं अलैंगिक देखना है। ठीक है, तो मुकुलन हो जाएगा। देखो मुकुलन अलैंगिक विधि है। ठीक है, जीवों के जनन की अलैंगिक विधि है मुकुलन। ठीक है, हाइड्रा जो होते हैं ना, हाइड्रा इसी विधि से जनन करते हैं। ठीक, आगे हाइड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाह्य निषेचन किस में होता है? देखो आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो मछली में बाह्य निषेचन होता है, स्टारफिश में और मेढक में, ये सभी में बाह्य निषेचन होता है। ठीक, नेक्स्ट, निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? तो निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्म नज बनता है। ठीक, याद रखना यहाँ पर युग्म नज। ठीक, निषेचन नर और मादा युग्मकों के संलयन से होता है जिसके परिणाम स्वरूप युग्म नज का निर्माण होता है। ठीक, नेक्स्ट, दो सतहों पर संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है? दो सतहों पर संपर्क के कारण कौन सा बल लगेगा? तो घर्षण बल लगेगा। ठीक है, कौन सा बल? घर्षण बल। घर्षण एक संपर्क बल है जो संपर्क में आने वाली दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। ठीक है, यहाँ पर तो दो सतहों पर संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है? घर्षण लगता है। नेक्स्ट, एकांक क्षेत्र पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं दाब कहते हैं। ठीक है, एकांक क्षेत्र पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। दाब को प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित बलों में कौन संपर्कित बल है? संपर्कित बल देखेंगे यहाँ पर तो पेशीय बल हो जाएगा। ठीक है, पेशीय बल एक संपर्क बल है। ठीक है, संपर्कित बल है। कैसे? तो मांसपेशियों द्वारा लगाए जाने वाला बल एक संपर्क बल है, जबकि यहाँ पर हम देख सकते हैं चुंबकीय बल है, स्थिर विद्युत बल है और गुरुत्व बल है। ये संपर्क बल नहीं है यहाँ पर। ठीक है, आगे, सूर्य नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा क्या उत्पन्न करता है? यहाँ पर ठीक है, सूर्य तो ये ऊष्मा और प्रकाश दोनों उत्पन्न करते हैं। ठीक है, सूर्य यानी सूरज नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा क्या उत्पन्न करता है? ऊष्मा और प्रकाश दोनों हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, नेक्स्ट, कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो देखो कोयला जीवाश्म ईंधन यहाँ पर नहीं पूछा है। ठीक है, तो कोयला तो जीवाश्म ईंधन है यहाँ पर, और है आगे यहाँ पर अगर देखें हम तो प्राकृतिक गैस भी जो है ना वो जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोल भी जीवाश्म ईंधन है, लेकिन लकड़ी जो है ना बच्चों ये जीवाश्म ईंधन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, किसी पदार्थ के दहन के लिए क्या आवश्यक है? तो किसी पदार्थ के दहन के लिए दहनशील पदार्थ, ज्वलन ताप, ऑक्सीजन ये सभी चाहिए। ठीक है, किसी पदार्थ के दहन के लिए। ठीक है, आगे ये सभी हो जाएगा, दहनशील पदार्थ, ज्वलन ताप, ऑक्सीजन ये सभी। नेक्स्ट, जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, तो किशोरा अवस्था हो जाएगा। ठीक है, किशोरा अवस्था यहाँ पर सही होंगे। ठीक, किशोरा अवस्था। ठीक, तो ऑप्शन यहाँ पर सी हम यहाँ पर सही करेंगे। नेक्स्ट, क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो ये तो है एड्रीनेलिन हार्मोन। ठीक है, याद रखना एड्रीनेलिन हार्मोन है ये। ठीक है, ये तो अगर 10th क्लास का साइंस में देखा जाए तो हार्मोन जो है टॉपिक अच्छे से पढ़ना है। थायरोक्सिन हार्मोन, एड्रीनेलिन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है ना ये है महिला में यानी मादा में पाई जाती है, और
टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुष में यानी नर में पाया जाता है। ठीक है, एड्रीनलिन हार्मोन यही तो है क्रोध यानी चिंता और उत्तेजना की अवस्था में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? ऑप्शन बी यहाँ पर सही होंगे। ठीक है, एड्रीनलिन हार्मोन हो जाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी है? वो पिता है। ठीक है, लिंग निर्धारण मतलब लड़का होगा या लड़की होगा। ठीक है, तो ये पिता यहाँ पर उत्तरदायी है, महिला का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। ठीक है, देखो कैसे समझाते हैं। यहाँ पर हम पिता यानी यहाँ बात करें पिता, तो पिता के पास रहता है जो गुणसूत्र वो XX रहता है। ठीक है, और माता के पास रहता है यहाँ ई, पिता के पास रहता है XY। ठीक है, और माता के पास रहता है XX। ये समान गुणसूत्र, देखो XX समान है, इसके पास X और Y भिन्न गुणसूत्र है, एक है X एक है Y, इसमें XX है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये तो जो माता है वो तो हमेशा X देगी गुणसूत्र। ठीक है, अगर पिता यहाँ पर X दिया, इधर से आया X, तो XX यहाँ पर आया तो XX लड़की होगी। ठीक, फिर अगर माता तो X फिर देंगे वो, ठीक, वो तो हमेशा X देंगे। पिता अगर यहाँ पर Y दे दिया बर तो XY हो गया, तो XY जैसे हुआ तो लड़का होगा यहाँ पर। ठीक है, बस यही है यहाँ पर। ठीक है, XX हुआ तो लड़की होगा। ठीक है, और XY हुआ तो लड़का होगा। ठीक है, कितना आसान है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी? पिता ही है, क्योंकि माता तो XX उसके पास है ना, और पिता के पास यहाँ पर XY गुणसूत्र है। ठीक, तो ये तो हमेशा XX ही देंगे माता। अगर यहाँ पर निर्भर करेगा पिता क्या दे रहे हैं। अगर X दे दिया, XX यहाँ पर आ गया। ठीक है, XX आ गया। अगर यहाँ पर हम बात करें कि XX हो गया तो XX हुआ तो लड़की, अगर ये Y देंगे तो XY हो जाएंगे, ये तो हमेशा X देंगे। ठीक, तो यहाँ पर XY हुआ तो लड़का हो जाएगा। तो बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी होता है? पिता होता है, माता नहीं होता। ठीक, आगे यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? 30 डिग्री, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, इसलिए यदि आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण जो होता है ना ये आभासी प्रतिबिंब बनाता है, याद रखना। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा आभासी होगा और सीधा होता है, उल्टा नहीं, सीधा होता है यहाँ पर। ठीक, और वस्तु के समान आकार का होता है, एकदम सेम साइज का होता है यहाँ पर। ठीक, नेक्स्ट, वह अंतर जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी दिखा सकता है। वह अंतर जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी दिखा सकता है, वह है पेरिस्कोप। ठीक है, पेरिस्कोप है यहाँ पर। ठीक, तो ऑप्शन पहला यहाँ पर सही होंगे। पेरिस्कोप एक ऑप्टिकल उपकरण है जो दर्पणों या प्रिज्मों की एक प्रणाली का उपयोग करके किसी वस्तु को सीधे दृष्टि रेखा में ना होने पर भी देखने में मदद करता है। इसका उपयोग आमतौर पर पनडुब्बियों और टैंकों में किया जाता है, पनडुब्बी और टैंकों में किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, काटी गई फसल से बीज और दानों को अलग करना क्या कहलाता है? ये तो थ्रेसिंग कहलाएगा ना। क्या कहलाएगा बच्चों? थ्रेसिंग कहलाएगा। ठीक है, अब इसे काटी गई फसल से बीज या दानों को अलग करना है अब ना, तो ये हो जाएगा थ्रेसिंग हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, थ्रेसिंग, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनाज के भंडारण के लिए अनाज में नमी की मात्रा क्या होना चाहिए? 12% से कम होना चाहिए। ठीक है, अनाज के सुरक्षित भंडारण के लिए नमी की मात्रा आमतौर पर 12% से कम होनी चाहिए, ताकि फफूंदी, कीट और अन्य सूक्ष्म जीवों के विकास को रोका जा सके। ठीक, नेक्स्ट, किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है? बहुत आसान सवाल है, केचुआ को। ठीक है, केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। इस जीव को केचुआ क्या करता है? मिट्टी को भुरभुरा बनाने
पोषक तत्वों को बढ़ाने और मिट्टी की उर्वरता में सुधार करने में मदद करते हैं, इसलिए उन्हें किसानों का मित्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, याद कर लो, ठीक है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और फाइनल एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं, ठीक है। 6000 डिग्री सेल्सियस होते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन प्राकृतिक उपग्रह है? तो चंद्रमा। चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह है। ये किसका है? सूर्य का, ये पृथ्वी का। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है बच्चों? चंद्रमा है, ठीक। नेक्स्ट, किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक है? तो बृहस्पति ग्रह का। बृहस्पति यानी जुपिटर हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसका द्रव्यमान अन्य सभी ग्रहों के कुल द्रव्यमानों से भी अधिक है। तो सबसे अधिक द्रव्यमान इसी ग्रह का है, बृहस्पति का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर्षण हमेशा है तो देखो हानिकारक है? नहीं। क्या लाभदायक? हमेशा नहीं। देखो, आरोपित बल की दिशा में कार्य करती है? नहीं। अगर हम यहाँ पर बात करें घर्षण हमेशा है, देखो बता देते हैं, घर्षण हमेशा यहाँ पर आरोपित बल का विरोध करती है, ठीक है। यह हानिकारक है, लाभदायक है, आरोपित बल की दिशा में कार्य करती है, आरोपित बल का विरोध करती है। ये आरोपित बल का विरोध करेंगे। घर्षण एक बल है जो हमेशा दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है, अधिक गति की प्रवृत्ति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो आरोपित बल का ये विरोध करती है, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट, घर्षण निर्भर करता है। घर्षण निर्भर करता है किस पर? पृष्ठ की प्रकृति पर, वस्तु के भार दोनों पर निर्भर करेगा, ठीक। नेक्स्ट, घर्षण बढ़ाने का तरीका निम्न में से कौन है? बस सतह रुखड़ा कर दीजिए, घर्षण आपका बढ़ जाएगा। वहां पर सतह रुखड़ा करना है, ठीक है यहाँ पर, ओके। तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएंगे। सतह को खुरदरा करके घर्षण बढ़ाया जा सकता है, जबकि स्नेहक या तो बॉल बेयरिंग का उपयोग करके इसे कम किया जाता है, ठीक है। स्नेहक द्वारा कम हो जाएगा, बॉल बेयरिंग द्वारा कम हो जाएगा घर्षण। अगर घर्षण बढ़ाना है तो आप सतह को खुरदरा कर दीजिए बस, ठीक है। यहाँ पर चिकना नहीं रखना, चिकना में तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? घर्षण कम हो जाएगा ना, और यहाँ पर खुरदरा रहेगा तो घर्षण वहाँ पर ज़्यादा लगेगा, ठीक है। घर्षण वहाँ पर बढ़ने लगेगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन संश्लेषित रेशा? ये देखना ना, संश्लेषित रेशा मतलब मानव निर्मित रेशे से देखना यहाँ पर। तो सूती तो मानव निर्मित रेशे नहीं है, ये तो यहाँ पर प्राकृतिक रेशे हैं, ठीक है। ऊन भी प्राकृतिक रेशे हैं, रेशमी भी प्राकृतिक रेशे हैं, लेकिन नायलॉन एक संश्लेषित रेशा है, ठीक है, यानी मानव निर्मित है। मानव निर्मित कहिए तो संश्लेषित रेशा कहिए, दोनों एक ही है, मानव निर्मित। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से कौन 4R में नहीं है, यानी 4R में नहीं है? देखो 4R का यहाँ बात करें तो रीड्यूज तो है, रीयूज भी है, रिसाइल भी है, लेकिन रीमूव नहीं होता है, ठीक है। रीमूव यहाँ पर नहीं होता है। 4R में रीड्यूज होता है यानी कम करें, रीयूज पुनः उपयोग करें, रिसाइल पुनर्चक्रण करें, और एक होता है रिकवर होता है, ठीक है। यहाँ पर रिकवर होता है, COVE, या रिकवर मतलब होता है हटाना, ठीक है। रिकवर, हाँ, आमतौर पर इस ढांचे का हिस्सा नहीं। एक रिकवर, रिफ्यूज मना करें, हाँ, एक रिफ्यूज होता है। जैसे यहाँ बात करें रिकवर या रिफ्यूज, रिमूव हो गया हटाना होता है, आमतौर पर इसका नहीं है, ठीक है। तो एक रिकवर होता है, ठीक है। रिसाइल, रिकवर, रीयूज, रीड्यूज होता है, लेकिन रिमूव नहीं होता है, ठीक। 4R में ये नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन पिघल जाती है परंतु जलती नहीं है? तो ये सही, इसका अगर आंसर यहाँ पर हम देखें तो कुछ सिंथेटिक फाइबर जैसे नायलॉन पिघल जाते हैं लेकिन आसानी जलते नहीं हैं। प्राकृतिक फाइबर जैसे ऊन जल जाते हैं। तो अगर यहाँ पर बात हम करें तो नायलॉन होना चाहिए सही आंसर। इनमें से कौन पिघल जाती परंतु जलती नहीं है? नायलॉन। नायलॉन सही हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, आवृत्ति का मात्रक क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आवृत्ति का मात्रक होता है बच्चों हर्ट्ज, याद रखना, और HZ से इसे दर्शाते हैं, हर्ट्ज, ठीक है। आवृत्ति का SI मात्रक है, ठीक है। आगे
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं? एक कंपन में लगे समय को आवर्त काल कहते हैं। ठीक है, तो जो ऑप्शन है ना यहाँ पर सी बच्चों, ये यहाँ पर सही होंगे, ऑप्शन सी। ठीक है, आवर्त काल कहते हैं। ठीक है, एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं? आवर्त काल कहते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन की ध्वनि संचरित हो सकती है केवल ठोस में, केवल द्रव में, कि केवल वायु या गैस में? देखो, ये ठोस, द्रव, गैस तीनों में संचरित होते हैं। ठीक है, तीनों में, याद रखना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये तो भूसंपर्कन कहते हैं। ठीक है, अर्थिंग जो होता है ना, अर्थिंग, हाँ यहाँ पर तो भूसंपर्कन बोलते हैं। किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भूसंपर्कन कहते हैं। नेक्स्ट, भूकंप की शक्ति के परिमाण को कैसे मापा जाता है? तो ये मापा जाता है सिस्मोग्राफ द्वारा। ठीक है, सिस्मोग्राफ द्वारा मापा जाता है भूकंप की शक्ति के परिमाण को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक प्लस एक माइनस नहीं होता है, एक धन और एक ऋण, धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है, दो प्रकार के आवेश होते हैं। वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल कण के बादल को क्या कहते हैं? तो एरोसोल कहते हैं इसे। ठीक है, एरोसोल। वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल कण के बादल को क्या कहते हैं? एरोसोल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत है? ऑक्सीजन 21% है और नाइट्रोजन 78% है। ठीक है, दोनों याद रखना यहाँ पर। ठीक, आगे, वनोन्मूलन का अस्थायी हल क्या है? वनोन्मूलन का अस्थायी हल है पुनर्वन रोपण होंगे यहाँ पर। ठीक है, पुनर्वन रोपण यहाँ पर हो जाएंगे वनोन्मूलन का अस्थायी हल। वनोन्मूलन का मतलब होता है यहाँ पर वनों का विनाश होना। ठीक है, और पुनर्वन रोपण का मतलब होता है वनों का स्थान पर नए वृक्ष लगाए जाते हैं। ठीक है, नए वनों के स्थान पर जो वृक्ष कटे गए हैं वहाँ पर उसकी जगह पर नए वृक्ष लगाए जाते हैं, जिसमें वनों का स्थान पर, मतलब जंगल के स्थान पर नए वृक्ष लगाए जाते हैं जंगल में जाके। ठीक है, तो वनोन्मूलन का हो गया मतलब कि वन का विनाश होना। ठीक है, इसे अगर फिर से बचाना है, अच्छे से रखना है वन को, जंगल को यहाँ पर, तो ये पुनर्वन रोपण हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, काला सोना किसे कहा जाता है? तो काला सोना पेट्रोलियम को कहा जाता है, काला सोना। ठीक है, काला सोना यहाँ पर। ठीक है, ये गहरा रंग और उच्च आर्थिक मूल्य के कारण इसे काला सोना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट प्रश्न है यहाँ पर, कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो जल प्राकृतिक संसाधन है, हवा प्राकृतिक संसाधन, सूर्य का प्रकाश भी प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन लास्ट में कपड़ा है, तो कपड़ा प्राकृतिक संसाधन नहीं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हम सही करेंगे। तो 50 क्वेश्चन यहाँ पर हम कंप्लीट कर लिए। ठीक है, पार्ट 1 मेरा वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हुआ। ठीक, और इस तरह का जो वीडियो है विज्ञान में अगर बात हम करें तो 10-12 पार्ट तक रहेंगे और चैप्टर वाइज फिर बनाएंगे हम। अगर पूरा देख लेते हैं तो आपका विज्ञान में A+ रखा हुआ है। इस तरह से हम ऑल सब्जेक्ट का वीडियो यहाँ पर बना रहे हैं। ठीक है, फाइनल एग्जाम तक हम कंप्लीट कर देंगे। चलिए, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। ओके, बाय।